अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ शाह महमूद कुरैशी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सारी कौम अदलिया की तरफ देख रही है, सियासतदान भी अदलिया की तरफ देख रही है, पीटीआई के और दूसरे लोग जो है शहरी है उनकी भी अदलिया पर नज़र है। एक ऑडियो लीक हुई थी कुछ देर पहले, मैंने कहा आपको दोबारा सुनाऊं कि अदलिया क्यों नहीं कोई फैसला कर पा रही। चीफ जस्टिस की वो कौन सी कमज़ोरी है जो इन लोगों के हाथ आ गई हुई है और जिसकी वजह से चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। पहले ये ऑडियो सुनते हैं, थोड़ी छोटी सी है। मरियम और राना सनाउल्लाह जी। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ ना कुछ जरूर निकालें। आप उनको उनकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करें और उनसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लें। कोई भी रिकॉर्डिंग जो है वीडियो दिखाकर अपने मुखालफिन के खिलाफ फैसले लें। ये वो वीडियो जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है। कमरजावेद बाजवा की वीडियो थी इनके पास, और भी जो कहते हैं कि तकरीबन कोई बड़े लेवल के कोई 20-30 जर्नैल हैं जिनकी वीडियो इनके पास है। और अदलिया की जितनी भी अदालतें हैं सबकी वीडियो इन्होंने बना के रखी हुई है। उसमें जो बड़े बड़े वकील हैं शायद उनका भी नाम आ रहा हो, मगर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट हो या कोई और अदालत हो, ये नहीं कि सिर्फ पंजाब में, जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत थी वहाँ इन्होंने वो वीडियो उनकी बनाई। उनको पहले खूबसूरत औरतें सप्लाई की गई, उसमें इनकी टीम में भी औरतें शामिल हैं, और फिर वहाँ पे कैमरे लगा के वो वीडियो बना ली गई। मुल्क का दिवालिया हो गया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया उन वीडियो के चक्कर में। और ख़जाने में पैसे नहीं है, जिसकी वजह ये है कि आप सबके इल्म में है, हर केस ख़त्म होता जा रहा है, अरबों रुपए की लूट मार हुई, और ये सब कुछ IMF को भी बताया। उन्होंने आप इनसे कहा कि जनाब अपने असासे बताइए, जो आप 13 पार्टियां हैं इनका भी पता करो। फिर उन्होंने कहा फिर उन्हें मुल्क में भी जो असासे बने हुए हैं वो भी बताइए। उनको भी पता चल गया कि ये जो टोन बादशाह आए हुए हैं सारे याशी टोला, ये अपनी वीडियो के चक्कर में पूरी कौम का बेड़ागर्क कर चुकी है। अदालतों से इंसाफ की तवक्को तो वही रख सकती है जहां ईमानदार जज बैठे हों, मगर जहाँ पे आपके जज याश हों, हरामखोर हों, उनकी महफिलें ऐसी हों कि शराब और शबाब की महफिलें हों, खूबसूरत लड़कियाँ वहाँ पे डांस कर रही हों, हमारे जज खुद भी वहाँ पे भंगड़े और डांस करते हैं, इस तरह की वीडियो भी कई दफ़ा सोशल मीडिया पे नज़र आती है। वहाँ आप मेरा ख्याल बेवकूफ़ हैं जो उनके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई ऐसा फैसला आएगा जो पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर होगा या फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। मैं इसलिए ये बात आपको बता रहा हूँ कि हमारी कमज़ोरी जो भी होती है वो जब दुश्मन के हाथ आ जाती है तो वो मुकम्मल फ़ायदा उठाता है। उस वक़्त ये जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, कोई इनकी फैमिली भी कोई नेक नामी इनमें भी नहीं है, किरदार इनके भी आप सबके इल्म में है कि सामने ही है कि क्या हालात है। फिर जो जज दूसरे बैठे हुए अदालतों में उनकी भी हालत इसी तरह की है। मुशर्रफ ने बहुत से काम अच्छे भी किए, लेकिन एक काम जो बुरा जिसकी वजह से मैं आज तक मुशर्रफ की इज्जत नहीं कर पा रहा वो यही है, मैं बार बार आपको बताता हूँ कि उसने जो NRO दिया वो था। बाकी उसके दौर में बेहतर काम हुए पाकिस्तान में, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जजों को उसने बंद कर दिया था, यही वजह थी कि उसको इनकी करतूतों का पता चल गया था कि ये हरामखोर है। मगर उस वक़्त अवाम जजों के लिए निकली और अब जजों ने अवाम की मर्जी ठोक दी। ये मैं सादा लफ्ज़ों में बता दूं ताकि हमारी अवाम भी समझ जाए। अब परवेज़ मुशर्रफ तो चला गया, मगर पाकिस्तान को अगर वो चाहता, जिस तरह उसके पास ताकत थी, तो मेरा ख्याल अच्छे रिज़ल्ट और भी दे सकता था। और अगर वो इन चौधरीयों के हाथ में ना आता
जो परवेज़ लाई, चौधरी शहजाद वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि एहतसाब करता सबका, जिन लोगों ने जुराइम किए थे, जिन लोगों को सजाएं हुई थी, उनको सजाया देता, मौत की सज़ा कम से कम बनती थी, वो सफाई करके जाता, तो मेरा ख्याल है कि आज कौम उसे अच्छे अल्फाज में याद करती। आज चैनल में कहा जा रहा है उसके लिए दुआ ना करो, दुआ किसी के लिए करो ना करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपकी दुआ के लिए तो नहीं वो बैठा हुआ था, मगर मैं खुद ज़ाती तौर पे मुशर्रफ के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि उसके कुछ ऐसे इक़्तिदाम उसने किए, ऐसे कदम उठाए जो आज हमारे गले पड़े हुए हैं। अब आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि मुल्क में इंसाफ नहीं है। जाते उसने कह दिया था कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, मगर उसको जब ये सब कुछ पता चल रहा था इन लोगों का, तो कौन सी क़यामत आनी थी अगर इनको कंट्रोल कर लेता अपनी फ़ौजी सिस्टम को। उसके दौर तक तो चलो पता नहीं ठीक रहा कि नहीं रहा, उसके बाद जो फ़ौज का सिस्टम रहा वो आप सबके सामने है। जो क़यादत भी आती रही वो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए काम तो नहीं करती रही, दूसरे मुमालिक के लिए काम करती रही। पैसे वो पाकिस्तान से लेते रहे, काम दूसरों के लिए करते रहे। जब वो रिटायर हुए वो अपने अपने देश में चले गए, जिस देश में जाना था उन्होंने। अब जो सवालात उठते हैं वो ये है कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है, लोग वो जो बैरून मुल्क है वो भी पैसे भेज नहीं रहे, बंद कर दिए उन्होंने, पैसे भेजने लिमिट में भेज रहे हैं। और ये हालात जब आप देखते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो असल में आदी हो चुकी है कि उनकी भी शत्रोल होती है, तो वो फिर चलते रहते ठीक। अगर उनको भी थोड़ा सा सुकून मिल जाए तो वो भी पागल हो जाते हैं। आप सब देखें कि कितने महीने हो गए ये गवर्नमेंट आई हुई है, हम बाहर निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब कुछ उनके हाथ में इमरान खान ने दे दिया। अपने पास उसके कुछ भी नहीं है, अवाम है। कल को अदालत में जाएगा, बार बार फर्द जुर्म आयद करने की बात की जा रही है, तो वहाँ पे इसको पकड़ लेंगे और फिर देखा जाएगा जो होगा। अवाम कितनी बाहर निकलती है, क्या होता है क्या नहीं होता। जब आप अपने सारे ही जो भी आपके पास हो किसी को दे बैठते हैं तो फिर आप उसके मोहताज हो जाते हैं। अगर आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, अगर इमरान खान के पास इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा होता और साथ ये असम्बली में बैठा होता तो हालात और होने थे। इलेक्शन की तारीख भी ले सकते थे, सब कुछ ले सकते थे, लेकिन शायद उसको गाइड करने वाले गलत थे या क्या वजह थी। जो गलती भी नहीं ना मानते, हमने बहुत ठीक किया, ये किया वो किया। तो अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं, मगर कोई अच्छे हालात नहीं है वहाँ पाकिस्तान में। तुर्की में जो ज़लज़ला आया है उसमें मैं आपको बता दूं कि बेशुमार दुनिया, मैंने कल ही बता दिया था कि हज़ारों लोग जान से जा चुके हैं। बार बार ज़लज़ला आ रहा है और कई हमारे पाकिस्तानी चैनल है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी मसनूई तौर पे ज़लज़ला भेजा गया है, वो खुदा का खौफ करो। वो एक ऐसा चैनल है, उसने उल्टी बोलना है, उसके पास से आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिल सकती। नाम मैं नहीं लूँगा, तो आपको पता चल जाएगा खुद ही जब आप सुनेंगे। अच्छा, तुर्की कौम एक ज़बरदस्त कौम है और वहाँ पे ये नहीं है कि जिस तरह हमारे ज़लज़ला आया था तो लूट मार वाले पहुँच गए थे, औरतों को गवाह, बच्चे गवाह। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत और गवर्नमेंट भी साथ मिली, अपने आप को संभालने की कोशिश करनी शुरू कर दी है और साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी मदद पहुँच दी। ये होती है कौमें। और वहाँ पे ये नहीं देखा गया कि ये मेरा है या ये तेरा है या ये किसका है। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि अपने लोगों को बचाओ, उन लोगों को सहूलतें दो और खाना भी उनको दो, मिलकर खाओ, मिलकर अपने आप को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करो। हमारे आपके इल्म में है, सैलाब आया था, आज पता चल रहा है चावल फलां स्टोर पे मिल रहे हैं जो सैलाब ज़दगान के थे, कंबल वो फजल रहमान के जलसे से मिल रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। एक बददियानत कौम है ये। मैं तुर्की का एक वाक़या सुना देता। मैं तुर्की गया था, मैं एक छोटी कोच थी कहीं
सफ़र पे जाना था, कोई जजीरा देखना था, तो मैंने वहाँ देखा कि एक बंदा पहले ही बैठा हुआ था अंदर। लोग आते गए और उसको वो पैसे दे के तो अंदर जाते रहे। लेकिन जब वो बस रुकी, कोच रुकी छोटी, तो सब जिसने उतरना था वो बंदा भी उतरा। तो उतरते वक्त उसने वहाँ पे अपने पैसे दिए। अब ड्राइवर को नहीं पता था, लेकिन एक ईमानदारी की मिसाल मैंने आपको बताई। तो जो ईमानदार कौमें होती हैं, उन पे कोई अजाब भी आ जाए, उन पे मुश्किलात भी आ जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि मुकाबला कर सकती। हमारी तरह नहीं है कि आधी चीज़ें खुद खा जाओ, कुछ उनको दे दो, और बड़े बड़े हरामखोर वहाँ पे आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। ये फ़र्क है पाकिस्तान में, और तुर्की और ईरानी कौम भी ऐसी है, आपको मैं ये भी बता देता हूँ। तो जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, उस वक़्त तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हालत नहीं बदल सकती। हम कब बनेंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कोई अज़ाब आएगा तो बनेंगे, बगैर अज़ाब के हम भी नहीं बनेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।